लगा दो किए 4 बजे। हाँ ठीक है, चलिए नमस्कार यार। आ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए, देखते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। लास्ट टाइम वॉज डिजास्टर। ओके, लास्ट टाइम मुझे पसंद नहीं आया यार कि बार बार जा रहा था आ रहा था, है ना। एंड देयर वर लॉट ऑफ डिसकनेक्शन गाइस। और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो मैं इसको अब रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो आई हैव डिसाइडेड दैट विल बी गोइंग विद दिस टॉपिक अगेन। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो हम करने वाले हैं, उसका नाम है सेंटेंस टाइप। आज का जो टॉपिक है गाइस, उसको हम करने वाले हैं सेंटेंस टाइप। मेरे को बताइए कि कितने लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, कितने लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था सेंटेंस टाइप का। गाइस सेंटेंस टाइप है ना। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाइए। और 4 बजे मैंने बोला था, 4 बजे क्लास है, मैं 5 मिनट पहले आ गया हूं। ठीक है, तो 5 मिनट की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट आराम से बात कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है ना। सब लोगों को जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे हम शुरू करेंगे गाइस। और देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। देखो एक चीज याद रखना, नोटिफिकेशन आए ना आए, 4 बजे TTS पे, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और किसमें, सैटरडे में गाइज आपको मेरी तरफ से क्लास मिलेगी। ये अभी क्लास अभी शुरू हुई है, जस्ट अभी शुरू करी है मैंने। ठीक है, कोई नहीं यार, 4 बजे का टाइम दिया हुआ है मैंने, 4 बजे का टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, आराम से चलिए, कोई बैफल्ड होने की जरूरत नहीं है, क्लास आपके पास वैसे भी अवेलेबल होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो भी जाता है तो दिक्कत मत मानिए, कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। नोटिफिकेशन आने वाला होगा मेंडी आपको यार, है ना। अभी 4 बजे का हमने क्लास रखा हुआ है, मैंने आपको बोला है यार। स्केड्यूल मैं फिर बता देता हूं, TTS 4 PM ये हमारे बैच का स्केड्यूल है। ठीक है, अगर इन केस कोई चेंज होता है तो वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ये हमारे बैच का स्केड्यूल है। ठीक है, TTS का मतलब क्या होता है गाइस, ट्यूसडे, ठीक है, थर्सडे एंड सैटरडे। गाइस एक चीज याद, अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, कितने लोगों को लास्ट क्लास समझ आई थी। पैडागॉजी रितु अभी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, पैडागॉजी इसमें मिलेगी, लेकिन अब पैडागॉजी की आप डिमांड मत करिएगा, वो मिलेगी जरूर, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें है ना, आपके आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था कई लोग कुछ भी लगा रहे हैं और उनके पास लॉजिक नहीं है। तो मैं इस सेंटेंस टाइप को गाइज, एक चीज ध्यान रखिएगा, गोविंद कोई नहीं यार, अगर आपकी पहली क्लास है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, एक चीज बस याद रखिएगा, सेंटेंस टाइप हर टैट में आने वाला, DSSB में लास्ट टाइम सबसे फेवरेट, KVS में आ सकता है, आया हुआ है, सीटेट में लास्ट टाइम आया था गाइस, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को आज दोबारा पढ़ाऊंगा, 1.5 आवर में हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। आज मैं आपको ये फर्क बताऊंगा कि यार क्लॉज में क्या फर्क होता है। ठीक है, हाँ, क्लॉज में क्या फर्क होता है, फ्रेज में क्या फर्क होता है, और सेंटेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो मैं अब ये सब चीजें जो है आज आपको दोबारा बताऊंगा, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगली क्लास जो है वो आज की क्लास से थोड़ा कनेक्ट होगी, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी तो ये ध्यान रखना, आपको अगली क्लास में बहुत आसानी से बातें समझ आ जाएंगी। वैसे मैं कोई भी क्लास को लिंक नहीं करूंगा,
तो हर क्लास को हम अलग अलग सेपरेट कर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ देखो प्रीति यार, लास्ट टाइम थोड़ा ग्लिच हो गए थे, टेक्निकल सिस्टम हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था लास्ट टाइम, बट आज मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको बहुत एग्जाम्पल लूंगा, बहुत चीजें लूंगा, और मैं ये बताऊंगा देखो आप कहां पे अटक रहे थे। तो गाइस पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं, हमारे पास जो है ना 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, है ना। अगर आप लेंगे तो हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 सेंटेंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें सारा गेम है नंबर ऑफ क्लॉजेस ढूंढने का। सारा गेम क्या है, नंबर ऑफ क्लॉजेस ढूंढने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लॉजेस क्या हैं, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, ताकि आप इसमें फर्क पता कर पाएं और आसानी से बातें आज समझ आ जाए। और जब हम लास्ट में क्विज खेले तो क्विज में गाइज आपके लगभग 90% स्कोर आना चाहिए, यानी 10 में से 1 तो गलत हो सकता है, चलो मैं 2 भी गलत मान लूंगा, लेकिन 2 से ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। कमेंट मुझे सबके दिख रहे हैं, मनीष आपका कमेंट दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू करता हूं गाइस थोड़ी सी थ्योरी, ताकि हमें बात समझ आ जाए। देखिए एक पार्ट हमारे पास होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आपने सबने समझा, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बस ये ध्यान रखना इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब विद कंप्लीट सेंस, बस इतना ध्यान रखना। यानी सेंटेंस वो चीज है जिसमें आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, और उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर होगा, उसके पास कंप्लीट सेंस होगी। अब देखिए सेंटेंस के एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सॉरी इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा अगर मैंने ले लिया, द सन इज शाइनिंग एंड द स्टार्स आर, सॉरी एवरीबडी इज हैप्पी। द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी। तो गाइस कोई भी एक लाइन जो आपको एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ही इज अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर, कोई भी एक लाइन अगर कोई एक मैसेज कन्वे कर रही है, उसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब है, तो वो पूरी लाइन जो होगी क्या होगी, वो आपका, ठीक है, वो आपका बेसिकली होगा क्या, एक सेंटेंस होगा। अब ये ध्यान रख लेना, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं। यानी अगर 1 फुल स्टॉप है, ठीक है ना, 1 फुल स्टॉप है, तो ये ध्यान रखना 1 सेंटेंस होगा। अब जैसे कई बार लोगों को लगता है द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी, तो 2 सेंटेंस है। गाइज यहां पे देखो लास्ट में फुल स्टॉप एक ही है, यहां पर एंड से जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात बोलूं द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। अच्छा गाइस सेंटेंस ढूंढने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मेन दिक्कत आती है क्लॉजेस और फ्रेजेस ढूंढने में। दूसरा पॉइंट मैं क्लियर करता हूं इसमें, दूसरा पॉइंट लेता हूं गाइस, दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं फ्रेज, फिर मैं क्लॉज पे आऊंगा। फ्रेज क्या होते हैं गाइस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं।
फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट ये ध्यान रखना इनके पास कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी अगर आप किसी को बोलेंगे भाई बताओ फ्रेज क्या है, तो ये ध्यान रखना फ्रेज वो चीज है जो हो सकता है सेंटेंस से भी बड़ा दिखे, जो हो सकता है क्लॉज से भी बड़ा दिखे, लेकिन यह ध्यान रखना उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं, देखो, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस। अब गाइस देखो यहां पर इतना बड़ी चीज है लेकिन इसके पास ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो यह आपका फ्रेज है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो, नॉट विथ स्टैंडिंग नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो। अब इसका मतलब है उसके सौरों के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। अब गाइज ये जो है ना, देखो ये जो दिख रहे हैं आपको, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो, डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? फ्रेज है। क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है जो एक्शन हो रहा हो और कोई बेसिकली क्या आ रही हो, जिसमें कोई वर्ब आ रही हो। ठीक है, तो ये आपके क्या है? फ्रेज है। जैसे मैं कुछ और फ्रेज के एग्जांपल लेता हूं गाइस। और एक चीज और है, देखो अगर कोई ये कहे कि अब मैं इनको रट लेता हूं, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, डिस्पाइट ऑफ, गाइस एक भी चीज मत रटिए। अगर यहां पर आपने बात बैठा ली कि फ्रेज ये होते हैं, तो फ्रेज तो लाखों है ना, तो लाखों फ्रेज याद नहीं कर सकते। बस कॉन्सेप्ट याद रखिए कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, यहां पर मैंने किसी ने बोला ही इज इन अ टेम्पर, ही इज इन अ टेम्पर, किसी ने आपको इस लाइन को अंडरलाइन करा और पूछा बताइए ये फ्रेज है, ठीक है, ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है। तो गाइज इसके पास आपके पास क्या है? डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, मैंने गलती से लिख दिया होगा शायद डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इना टेम्पर जो है, इना टेम्पर गाइज आपका क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, इना टेम्पर आपका क्या है? एक फ्रेज है, ध्यान रखना। ये आपका क्या है? एक फ्रेज है। जैसे मैंने क्या बोला, आई एम इन अ हरी। अगर कोई इसको अंडरलाइन करके पूछे तो गाइज ये सेंटेंस है, क्योंकि पूरे उसका मीनिंग है, ये आपका सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई इतने पार्ट को पूछे, क्योंकि पेपर में कई बार वो अंडरलाइन कर देते हैं, अगर कोई इन हरी को पूछे, इन हरी आपका क्या है गाइस? फ्रेज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन हरी क्या है? आपका फ्रेज है। तो फ्रेज को ज्यादा मत समझिएगा। ठीक है, फ्रेज में आपका वो चीज होती है गाइस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की इंक्लूजन नहीं होती। हां, कई बार वो बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे देखो मैं आपको एक फ्रेज दिखाता हूं, मैंने लिखा द ब्यूटीफुल ब्लू आइस गर्ल। मैंने कहा बताओ ये क्या है? तो गाइज एक चीज ध्यान रखना, द ब्यूटीफुल ब्लू आइज गर्ल्स में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा है मुझे। चलो इसको सब्जेक्ट भी मान लो तो, लेकिन वर्ब तो यहां है नहीं। तो कोई ये पूछे तो इसको क्या लगाना पड़ेगा आपको इंग्लिश में? गाइज ये आपको लगाना पड़ेगा फ्रेज। ये प्लीज याद रखना। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको अब क्लियर कर दी, वन इज फ्रेज, अनदर वन इज, क्या क्लियर कर दिया मैंने? वन इज फ्रेज, अनदर वन इज सेंटेंस। अब सारी कहानी बसती है हमारी क्लॉजेस की। क्लॉजेस आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम आपको क्लॉज के बिगर आजकल नहीं आ रहा है,
खासकर गाइज अगर आप टीजीटी पीजीटी हैं तो गाइज मान के चलिए, मैंने तो केवीएस के अंदर 8-8 क्लॉजेस देखे थे एक बार पीजीटी के अंदर। 8 क्लॉजेस पूछ रहा है, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये सेंटेंस टाइप, वो सेंटेंस टाइप। तो ये बड़ा बेसिक है, हमें सबको पता होना चाहिए। और यही रीजन है गाइस कि मैं लास्ट क्लास को मान ही नहीं रहा हूं कि कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मेरे को लगता है ये वाला टॉपिक अगर आपको नहीं आया तो हम फंस जाएंगे। अब देखिए क्लॉजेस क्या होते हैं गाइस। क्लॉजेस के कम से कम मैं 10-12 एग्जाम्पल लिखूंगा और फिर मैं आपको लेके चलूंगा सेंटेंस के टाइप पे। ठीक है, क्लॉजेस होता है गाइस, क्लास वहीं से चालू हो जाएगी। हाँ, हेलो, चलिए यार आ जाते हैं गाइस। हम उसको देख रहे थे, फ्रेज को। कहाँ है बोर्ड? क्लॉजेस हम समझते हैं गाइस, क्लॉजेस सबसे जरूरी चीज है हमारे पास क्लॉज, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्लॉजेस समझने की हम कोशिश करेंगे गाइस। CLS क्यों स्टॉप हो गया? आ गया, मैं सामने आ गया हूं, आ गया हूं मैं सामने। 1 मिनट वेट कर लो बस, मत कराओ ये। बस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। हम्म, कहाँ है? कहाँ ये पीपीटी थी लेकिन अरे इसमें नहीं यार, वो उसी में से निकालो, वो उसी में थी। हम्म हम्म। सेंटेंस टाइप कहाँ है? ये रहा। चले, चलो यार, आ जाओ, सॉरी, आ जाओ जी, आ जाओ। अब आवाज आ गई है, चलिए आ जाते हैं। हम लोग क्लॉज की बात कर रहे थे गाइस, और क्लॉज में जल्दी से देख लेते हैं कि क्लॉज हमारे पास क्या कहता है। क्लॉज यार हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले बता दो, आवाज क्लियर है सबको? आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है सबको? हम्म। क्लॉज हमारे पास गाइस 2 तरह के हैं। ठीक है, ये चल रहा है ना ये वाला? हम्म, ये है ना? अच्छा,
चलिए, क्लॉज हमारे पास गाइस वो वर्ड होता है जिसको मैं बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना कंपलसरी है। बस एक चीज ध्यान रख लेना, मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस, बस इतनी सी बात आप नोट कर लेना। क्लॉजेस वो चीज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब होती है और जिसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और जिसका कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता। हमारे पास दो तरह के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान रखिएगा। और अब आज समझना है गाइस, और जब क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो जवाब लॉजिकल हो, किसी का भी जवाब रटा हुआ वाला ना हो, ठीक है, किसी का जवाब ऐसा ना लगे कि रटा हुआ है। प्रिंसिपल क्लॉज का ध्यान रखना कंप्लीट सेंस होता है, यानी एक चीज याद रखना, प्रिंसिपल क्लॉज अकेले आ सकता है, ध्यान रखिएगा गाइस। अब जो दो तीन बातें मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज चाहे ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्लॉज का अपना सेंस होता है, वो अकेले खड़ा हो सकता है। यानी अगर आप कभी भी एक क्लॉज देखे, कहीं कि एक ही है, अगर एक ही क्लॉज है तो आंखें क्लोज करके उसको लगाइएगा प्रिंसिपल। अगर एक ही क्लॉज है, सुन लो मेरी बात फिर से, नहीं तो अभी ये गलतियां होने वाली है आपसे। अगर आपके पास एक ही क्लॉज है तो वो प्रिंसिपल ही होगा, वो कभी सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट क्लॉज ध्यान रखना कंप्लीट सेंस नहीं रखता, सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, यानी इसका मतलब यह है गाइस कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेले नहीं आ सकता। मेरी बात दोबारा देख लो, पिछली बार यही गलतियां कर रहे थे। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेला नहीं आ सकता, वो अकेला आएगा ही नहीं, वो हमेशा किसके साथ आएगा, एक प्रिंसिपल या दो प्रिंसिपल के साथ आएगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड अलोन आ जाए, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज स्टैंड अलोन आ सकता है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल क्लॉज स्टैंड अलोन आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टैंड अलोन नहीं आएगा। अगर आपने किसी ने भी एक सबऑर्डिनेट देखकर ये लगा दिया कि यार वो सिंपल है या वो कंपाउंड, जो भी मेरे को लगता है वो सारी बातें गलत होंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं सेंटेंसेस के टाइप, नहीं पहले हम ढूंढेंगे कि यार फ्रेज की कंप्लीट सेंस होती नहीं है, हाँ एक छोटा मीठा मीनिंग कन्वे कर देता है। फ्रेज भी अकेला नहीं आता, फ्रेज सेंटेंसेस में जुड़ के आ जाता है ना, फ्रेज की भी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने अब सेंटेंसेस लिखूंगा, आपको मुझे ये बताने हैं कौन से सबऑर्डिनेट है और कौन से प्रिंसिपल। अच्छा, मैं सबऑर्डिनेट जिन जिन से बनते हैं वो कंजंक्शन मैं आपको दे दूंगा लिखी हुई, लेकिन मैं कहूंगा उनको याद करके अगर करोगे तो शायद और गलत कर दोगे। बस ये देख लेना कि किसका अपना मीनिंग बन रहा है और किसका अपना मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है। अब मैं आपके सामने वन बाय वन करके 10 सेंटेंस लिखूंगा, 5-5 करके हम ढूंढेंगे। जैसे मैंने बोला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क, और शुरू में मैं आसान लूंगा और फिर मैं बाद में टफ दूंगा। अनलेस यू वर्क हार्ड
यू विल नॉट पास। I will meet you as soon as you come. Call me when you need help. मैं आपको गाइस 1 मिनट दे रहा हूं, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और मुझे बताइए कितने प्रिंसिपल है और कितने सबऑर्डिनेट है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये बताइए कितने प्रिंसिपल कितने सबऑर्डिनेट और कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा सबऑर्डिनेट है ना। कौन सा प्रिंसिपल कौन सा सबऑर्डिनेट एक बार में ही लिख देना। मैं आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट में गाइज आप मुझे लिख दीजिए कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा सबऑर्डिनेट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो पांचों सेंटेंस है क्योंकि सब में एक एक फुल स्टॉप है, लेकिन पांचों सेंटेंस के अंदर हो सकता है कुछ फ्रेज हो सकता है कुछ क्लॉजेज हो। तो आपको यह देखना है कितने प्रिंसिपल और कितने क्या है सबऑर्डिनेट है। ठीक है, जिसका अपना अकेला मीनिंग ना हो वो होगा सबऑर्डिनेट, और जो अकेले खड़े हो जाए वो होगा प्रिंसिपल, यानी जिसको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वो क्या होगा प्रिंसिपल। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बना लीजिए, आज मैं इस टॉपिक को पूरा करके जाना है और ये बड़ा आसान टॉपिक है गाइस। मुझे लगता है हर किसी को बड़े आसानी से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, और गाइस ये मैंने बोला ना इंग्लिश के बेसिक्स हैं। अगर मुझे यही नहीं पता कितना क्लॉज होता है, कौन सा फ्रेज होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, और मैं बड़ी बड़ी बातें करने चल दिया हूं इंग्लिश में, तो कई बार मैं फेल हो सकता हूं उस बात में। चलिए देखिए, वो कह रहा है अगर तुम मेहनत करोगे, तो गाइस बस एक बात ध्यान रखना, ये रहा सब्जेक्ट ये रही वर्ब, ये मैंने ढूंढ लिया, बट इसका अपना मीनिंग नहीं है, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हां, लेकिन अगर मानो पीछे वाला नहीं भी होता और मैं आपको अकेले बोलता यू विल पास, मैंने आपसे बात करी, मैंने बोला यू विल पास, तो यू विल पास को किसी की जरूरत नहीं है, तो ये आपका कौन सा क्लॉज है गाइस, प्रिंसिपल। ठीक है, पी का मतलब प्रिंसिपल। अब देखो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब वो कह रहा है जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे, तो जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे, ये रहा सब्जेक्ट ये रहा वर्ब, ये ढूंढते चलना, नहीं तो बाद में सब्जेक्ट वर्ब में ही गड़बड़ कर देते हैं हम। तो ये वाला मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है गाइस। और यू विल नॉट पास, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया यू विल नॉट पास। ठीक है, तो यू विल नॉट पास का अपना एक पूरा मीनिंग है, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो पिछली बार आप लोगों से गड़बड़ हो रही थी, उसमें गड़बड़ क्या है गाइस, जब भी कोई कंजंक्शन आएगी ना बीच में, तो वो आगे जुड़ेगी, वो पीछे नहीं जुड़ेगी। ये ध्यान रखना, जब भी कोई कंजंक्शन आएगी उस कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज जो है वो होगा सबऑर्डिनेट, अगर वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो। अब इसको अगर मैं बांटूंगा तो ये मेरा प्रिंसिपल बनेगा, आई विल मीट यू। आई विल मीट यू का पूरा मीनिंग है ना, तो ये मेरा एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और एज सुन एज यू कम जो है, जब ही तुम आओगे, जो ही तुम आओगे, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब, तो ये वाला आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, एज सुन एज को पीछे नहीं जोड़ना, एज सुन एज को आगे जोड़ना है और उसको क्लॉज बनाना है, ये ध्यान रखना। अब देखो वो कह रहा है मुझे कॉल करो, तो कॉल मी जो है
वो अपने आप में क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट यू माना जाता है। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, यू माना जाता है। ठीक है। अब कॉल मी जो है ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्योंकि अगर मैंने बोला मुझे कॉल करो तो मुझे कॉल करो का पूरा मीनिंग है। अच्छा, जब तुम्हें जरूरत हो, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो, तो गाइस जब तुम्हें मदद की जरूरत हो आप अकेले नहीं लिख पाओगे। यानी अगर मैं आपको बोलूं व्हेन यू नीड हेल्प फुल स्टॉप, तो आप फुल स्टॉप नहीं लगा पाओगे। ठीक है। व्हेन यू नीड हेल्प फुल स्टॉप, आप फुल स्टॉप नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब ये वाला जो है आपका क्या है, ये वाला आपका सबऑर्डिनेट है। चलिए अगले में देखिए, वो कह रहा है मैं पेंट करता हूं। अब मैं पेंट करता हूं तो इसमें कोई वो नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब वो कह रहा है क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है। अब देखो, क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। क्योंकि मुझे पेंटिंग पसंद है अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है, तो ये वाला आपका कौन सा क्लॉज है गाइस, सबऑर्डिनेट। मेरे को एक बार यस कर दीजिए अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गए हैं पांचों। तो ये पांचों के पांचों क्लियर हो गए हैं तो मुझे यस करिए, फिर मैं इसका एक और आइडिया आपको दूंगा। मनीषा लास्ट में बता दूंगा टेलीग्राम आईडी क्या है। ठीक है, क्लास के लास्ट में बता दूंगा, उस पर भी जुड़ सकते हो, वहां पे भी इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं। चलिए गाइस एक बार ओके कर दीजिए अगर ये समझ आ गया है तो। चलिए वेरी गुड यार। अब मैं आपके सामने इसका लेवल बढ़ा के लिख रहा हूं, देखते हैं कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। अच्छा गाइस, इसमें मैं 2 पॉइंट पहले भी बोले थे लेकिन मैं बता देता हूं, कभी भी अगर दैट आ जाए और सो दैट आ जाए, इसके जो आगे वाला क्लॉज होगा, इनके जो आगे वाला क्लॉज होगा, यानी दैट को इंक्लूड करके जो आगे बनेगा, वो आपका एक क्या माना जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। दैट और सो दैट से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेंगे इंग्लिश में, ये चीज याद रख लेना। बाकी मेरे को याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी मेरे को याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देख लूंगा। ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बड़े ध्यान से करना। लेकिन पहला सेंटेंस मैंने लिखा, आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। I know that he works whenever he likes. My belief is that he is not guilty. अब अगर आप ध्यान से नहीं बनाओगे तो अभी फंस जाओगे। गाइस फिर से मैंने आपके सामने 5 लिख दिए। अब की बार जिसने निकाल दिए उसको ये ध्यान रखना, ये पता लग जाए। यार सौमिता, मैंने क्या बोला कि दैट और सो दैट से जुड़कर जो आगे क्लॉज आएंगे वो आपके सबऑर्डिनेट होंगे। ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब देखो यहां पर गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब
लोग क्योंकि लॉजिकली नहीं समझते ना। गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर ये कंजंक्शन दैट है तो ये इस वाले क्लॉज को बनाएगी सबऑर्डिनेट। अगर ये कंजंक्शन दैट है तो ये इसको सबऑर्डिनेट, अच्छा यहां पर तो दो क्लॉज बन रहे हैं, ठीक है, यहां पर दो बन रहे हैं तो इसको मैं अभी नहीं लूंगा, एक मिनट। देखो दैट ही वर्क्स यहां पर एक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और व्हेन से फिर एक कंजंक्शन बनी, वेन एवर ही लाइक्स, एक ये हो गया। क्लॉजेस को ऐसे पकड़िए, आप क्या कर रहे हैं ना, आई नो दैट को ले रहे हैं, आई नो दैट नहीं लेना, आई नो अलग है, दैट तो आगे जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। दैट वर्ड आगे जुड़ेगा, ये प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, वो पीछे नहीं जुड़ेगा। अगर मेरे को कोई बोले आई नो दैट ही इज योर ब्रदर, तो ये ध्यान रखना ये गलत कर रहे हो संतोष, ये गलत कर रहे हो आप, ये तरीका नहीं, बिल्कुल गलत है ये ध्यान रखो। मैं अब वही निकाल के दिखाता हूं, देखो आपको गाइज, आई नो यहां पर जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि आई नो को किसी की जरूरत नहीं है। मैंने बोला मैं जानता हूं, मुझे मत बताओ, आई नो। लेकिन दैट ही इज योर ब्रदर जो है ये सबऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखना। और मैंने शुरू में ही लिख दिया कि दैट और सो दैट से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, ये लिख लेना चाहे कहीं पर, नहीं तो जिंदगी भर ये क्लॉज नहीं निकलेगा आपसे। दैट और सो दैट से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं, ये ध्यान रखना। पमी जी ही इज योर ब्रदर सबऑर्डिनेट नहीं है, दैट ही इज योर ब्रदर सबऑर्डिनेट है। फिर मैं बोल रहा हूं दैट को मत छोड़ देना, दैट आपका सबऑर्डिनेट बना रहा है। आपको ये जब कोई पूछे आई नो दैट ही इज योर ब्रदर को बताओ कितने सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल, तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है और दैट ही इज योर ब्रदर सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरे में चलते हैं, वो कह रहा है आई नो फिर से प्रिंसिपल है। अब देखो दैट ही वर्क्स, एक सब्जेक्ट एंड वर्ब यहां पे खत्म हो गई, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब था, ये मैंने सबऑर्डिनेट लगा दिया। देखो फिर से कंजंक्शन आई, वेन एवर ही लाइक्स का अपना मीनिंग कुछ नहीं है, तो ये आपकी एक सबऑर्डिनेट है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये रहा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये रहा आपके पास। तो इसका मतलब सेकंड वाले में एक प्रिंसिपल था और दो सबऑर्डिनेट थे। सेकंड वाले में गाइस एक प्रिंसिपल था और दो सबऑर्डिनेट थे। चलिए थर्ड वाले में कोई बताइए कि थर्ड वाले में कितने कौन कौन से हैं, थर्ड वाले में कितने क्लॉज हैं और कौन कौन से हैं। कंजंक्शन देखिए बीच में किसके पास जा रही है, कैसे जा रही है। देखो यहां पर आइए, ये दैट है, दैट ही इज नॉट गिल्टी, तो मैंने आपको बोला दैट से जुड़ने वाला क्या होगा, सबऑर्डिनेट। और एक चीज याद रखना, मैंने ये भी बताया है कि अकेला सबऑर्डिनेट जिंदगी में नहीं आएगा, तो अगर एक सबऑर्डिनेट आ गया तो एक प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, वो आपको ढूंढना भी नहीं है। तो इसका मतलब मेरा विश्वास है, ये आपका क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अच्छा कई बार हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज आपके दिल के मुताबिक ना आए, कि यार पूरा मीनिंग तो नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको क्या लगाओगे, फ्रेज लगाओगे और इसको सबऑर्डिनेट लगाओगे, तो गाइस कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। यह ध्यान रखिएगा, एक सबऑर्डिनेट का मतलब आंख मूंद कर एक प्रिंसिपल। सुन रहे हो, मेरी बात सुन लेना, नहीं तो ये जिंदगी भर समझ आने वाली चीजें नहीं है। एक सबऑर्डिनेट का मतलब जिंदगी भर एक प्रिंसिपल होगा, या हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, बट अकेला सबऑर्डिनेट आकर कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कंजंक्शन आ रही है दैट, ये पीछे नहीं भागेंगी, ये आगे बढ़ाती है। यहां पर ये जो दैट है ना, ये इसको सबऑर्डिनेट बनाएगा गाइस।
कई बारी लोग इस दैट को पीछे जोड़ देते हैं कि माई बिलीफ इज दैट सबॉर्डिनेट, नहीं, माई बिलीफ इज दैट सबॉर्डिनेट नहीं है, माई बिलीफ इज प्रिंसिपल है और दैट आपका आगे जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में वेयर आ गया, वेयर ही लिव्स, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, जहां वो रहता है। क्या मतलब है इसका, जहां वो रहता है, कुछ तो बताओ। तो इसका मतलब ये वाला आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है। देखो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो वेयर ही लिव्स क्या है, सबॉर्डिनेट है। अब मेरी मजबूरी है इसको प्रिंसिपल लगाना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब आप कहोगे दिस इज का क्या मीनिंग है, भाई दिस इज है ना, मेरे पास इतना ही है, दिस इज, ठीक है। अब ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, तो क्लॉज की रिक्वायरमेंट तो ये पूरी कर रहा है, ध्यान रखना। आपका हर्ट कई बार अलो नहीं करेगा, वो अलग बात है, लेकिन क्लॉज की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा है। दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, ये वाला क्योंकि सबॉर्डिनेट निकला तो मेरे लिए मजबूरी है दिस इज को प्रिंसिपल मानना, कोई और मेरे पास चारा नहीं है। अब देखो यहां पर बताओ फिफ्थ में वो कह रहा है व्हाट ही सेड। अब व्हाट जो है कंजंक्शन, वो व्हाट जो है आपका क्या कर रहा है, व्हाट आपको यहां पर सबॉर्डिनेट की तरफ ले जा रहा है। जो भी कुछ उसने कहा, अब जो भी कुछ उसने कहा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो भी कुछ उसने कहा इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, तो ये पूरा निकला एक सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब अगर ये सबॉर्डिनेट है तो गाइस मेरे लिए मजबूरी है इतनी वाली चीज को क्या मानना, प्रिंसिपल मानना। अब लोग कहेंगे कि वॉज नॉट ट्रू का सब्जेक्ट कौन है, तो गाइस वॉज नॉट ट्रू जो है व्हाट ही सेड को ही अपना सब्जेक्ट मान रहा है। वॉज नॉट ट्रू व्हाट ही सेड को ही अपना सब्जेक्ट मान रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्लॉजेस निकालने हैं। अगर हम क्लॉजेस ही नहीं निकाल पाए तो हम कभी भी सेंटेंस के टाइप्स को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं आपके सामने 5 सेंटेंस और लिखता हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि अब मेरा मामला बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है। गाइस बात समझ आई, एक बार थम्स अप दीजिए जरा, बात समझ आई है तो। देखो यार एक, हाँ, व्हाट इज द सब्जेक्ट, वही मैं बता रहा हूं, व्हाट ही सेड आपका सबॉर्डिनेट है, वॉज नॉट ट्रू प्रिंसिपल है। अब लोग कहते हैं वॉज नॉट ट्रू, वॉज नॉट ट्रू जो है उसका सब्जेक्ट कहां है, वॉज नॉट ट्रू का जो सब्जेक्ट है वो क्या है गाइस, वो आपका, देखो कई लोग कहेंगे कंफ्यूज हो गए, मैं कहता हूं यार एक मुझे छोटी बात बताओ, मैंने आपको बोला कि अकेला सबॉर्डिनेट नहीं आता। अब अगर अकेला सबॉर्डिनेट नहीं आता और सबॉर्डिनेट आपको दिख गया तो गाइज एक प्रिंसिपल लगाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है ना। मैंने आपको बोला भाई अकेला सबॉर्डिनेट नहीं आएगा कभी। अब जब अकेला सबॉर्डिनेट नहीं आता तो यार मैं कह तो रहा हूं एक सबॉर्डिनेट ढूंढ लो, दूसरा प्रिंसिपल लगा दो। अब चाहे वो अकेला वर्ड दिखे, दिस इज दिखे, वॉज नॉट ट्रू दिखे, कुछ भी दिखे, है ना। अब मैं लास्ट 5 सेंटेंस लिख रहा हूं और जिसके 5 करेक्ट हो गए समझ लेना वो सेंटेंस टाइप में कभी मात नहीं खाएगा। चलिए आ जाते हैं 5। और गाइज मैं एग्जाम्पल ज्यादा क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगता है अभी भी थोड़ी सी कमी बाकी है, तो जल्दी से जरा मैं आपके एग्जाम्पल लिख देता हूं। और यार रोहित, मैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं किसी का जवाब ना दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बट मैं एंग्रॉस हो जाता हूं टीचिंग में। और मैं सही बोलूं तो क्या है, मैं किसी के कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता कई बार, तो आप यार ऐसा मत समझे कि मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ रहा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं है और ना मैं करने वाला। चलिए मैंने लिखा वॉट एवर यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज। ध्यान से बनाना गाइस, ध्यान से बनाना। 5 सेंटेंस में लिख रहा हूं फिर से, वॉट एवर यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज।
इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी। मैं दोबारा लिख देता हूं। चलिए तीसरा ले लेते हैं, तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं गाइस। The sun having risen, the fog disappeared. और प्रैक्टिस का गेम है यार, मैंने आपको लगभग 100 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं जो आपकी शीट में मिलेंगे आपको, तो ये ध्यान रख लेना, आपको वो पकड़ने हैं। बस ये देखते रहिए कि सब्जेक्ट वर्ब है तो आप क्लॉज लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। बिसाइड बीइंग लेबोरियस ही इज इंटेलिजेंट। चलिए जल्दी से निकाल दीजिए, आज इसको खत्म कर देंगे सेंटेंस टाइप को। You escaped punishment. जल्दी You escape punishment by confessing your fault. अब देखिए बनाने की कोशिश करिए गाइस, देखते हैं जरा कैसे कैसे आप बना पाएंगे। वॉट एवर यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज। ठीक है, वॉट एवर यू ईट डिटरमाइंस योर बॉडी साइज। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही इज अनहैप्पी। द सन हैविंग राइजन, फॉग डिसअपियर्ड। बिसाइड बीइंग लेबोरियस ही इज इंटेलिजेंट। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या इंक्लूडिंग, मतलब इन एडिशन टू। फोर वाले का मीनिंग है कि वो मेहनती होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है, यू एस्केप पनिशमेंट बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट। यू एस्केप्ड पनिशमेंट बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट। अब गाइस देखिए यहां पर आया वट एवर, अब ये एक सबऑर्डिनेट की निशानी है वट एवर आना। वट एवर यू ईट, तो ये एक सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मिलाकर बन गया सबऑर्डिनेट। तो इसका मतलब अगर ये सबऑर्डिनेट है तो ये प्रिंसिपल है मेरे लिए, है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट एक प्रिंसिपल के साथ ही आता है। तो इसको मैं प्रिंसिपल लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। और ये सब्जेक्ट जो है उसी को शेयर कर रहा है, बस ये ध्यान रखना। या इसको ऐसे बोल सकते हो, वट एवर यू ईट इट डिटरमाइंस हर बॉडी साइज। इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, ये आपका एक फ्रेज है। ये आपका क्या है, एक फ्रेज है। तो इसमें एक ही क्लॉज है, और एक क्लॉज का मतलब जिंदगी भर प्रिंसिपल। अगर कोई एक ही क्लॉज देता है तो वो जिंदगी भर प्रिंसिपल है। द सन हैविंग राइजन, अब देखो यहां कह रहा है सन उगकर। गाइज उगकर का कोई ऐसा नहीं एक्शन है उसमें। अगर आपके पास ऐसे सेंटेंस आ जाए जाकर, खाकर, कर कर, है ना, ये कोई एक्शन नहीं है गाइज, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस में आते हैं।
हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग, और ये सब चीजें जो है ना, ये आपके क्या आते हैं, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस में आते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो है ना द सन हैविंग राइजन, ये भी आपका एक फ्रेज है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इसको मैं क्लॉज लिखूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको क्लॉज लिखूं। हैविंग प्लस थर्ड, बीइंग प्लस थर्ड, बाय प्लस आईएनजी, ये सब आपके क्लॉजेस नहीं होते, ये सब आपके एक फ्रेजेस में काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर द फॉग डिसअपियर्ड एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखो बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस, अब इसको भी कई बार लोग क्लॉज मान लेते हैं। बीइंग प्लस थर्ड, बीइंग प्लस आईएनजी, ये बिल्कुल भी क्लॉज नहीं होते, ये आपके फ्रेज हैं, ध्यान रखना, ये आपके फ्रेज है। तो इसका मतलब ही इज इंटेलिजेंट एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, ही इज इंटेलिजेंट एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखो यहां पर वो बोल रहा है यू एस्केप्ड पनिशमेंट बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट। गाइज ऐसा नहीं है इसको अलग अलग बांट दोगे, ये पूरे का पूरा एक ही क्लॉज है, पूरे का पूरा एक ही क्लॉज है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट अलग कुछ है, बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट आपके क्लॉज का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको आप पूरे का पूरा एक क्लॉज मानिए, और अगर ये एक क्लॉज है तो ये कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल। गाइस आसान तो कोई चीज नहीं होगी, आप ये समझ लेना, और मैं बार बार बोल रहा हूं अब हम डीप करेंगे कॉन्सेप्ट। यहां बैच में मैं आपको डीपली कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ऊपरी ऊपरी नॉलेज देके भगा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल भी बता के चला जाऊं आप भी बड़े खुश हो जाएंगे कि यार चलो सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल आ गए, अब तो हम निकाल लेंगे। लेकिन ये सारी बातें भी पता होना जरूरी है। एक बार बता दीजिए यस करके कि सबको समझ आ गया। अब मैं सेंटेंस के टाइप लिखूंगा, ठीक है, अब मैं सेंटेंस के टाइप लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज करेंगे। सेंटेंस के टाइप में डेफिनेशन याद रहनी चाहिए आपको, तभी आप सारे ये निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आ जाइए यहां पर, अब मैं आपको सेंटेंस के टाइप लिखने जा रहा हूं। हमारे पास 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है सिंपल। सिंपल वो होता है जिसके अंदर वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसके अंदर ध्यान रखना वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है। यानी अगर आपको नजर आए कि यार इसमें तो एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ध्यान रख लेना उसका नाम आपको रखना है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस, owing to fuel crisis the prices were increased, owing to fuel crisis the prices were increased। तो ये ध्यान रखना गाइस, आपको यहां पर एक ये नजर आया फ्रेज और एक नजर आया प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसका मतलब यहां पर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। यहां पर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस का नाम होगा, ये नाम होगा सिंपल सेंटेंस। आपको ये ध्यान रखना है एक प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब सिंपल सेंटेंस। यार इसके मैं आपको 100 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, उसको आपको वो 100 क्वेश्चन करने हैं और लगभग 90 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5 इफ दिस इज अ क्लॉज दैट कांट बी सेंटेंस ऑल्सो। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मानिए अकेला प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है ना, अकेला प्रिंसिपल क्लॉज है,
तो गाइज वो किसके बराबर हो सकता है? वो एक सेंटेंस भी तो हो सकता है। तो ये तो बराबर की लॉजिक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं गाइज, ओइंग टू फ्यूल क्राइसिस द प्राइसेस वर इंक्रीज्ड, अब इसमें एक ही तो प्रिंसिपल क्लॉज है, और अगर आपके पास एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है तो उसकी हैसियत सेंटेंस के बराबर होती है। देखो मैंने लिख दिया, अगर अकेला प्रिंसिपल क्लॉज है, एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है, तो उसकी हैसियत किसके बराबर है? सेंटेंस के बराबर है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। हां, अगर मानिए एक सेंटेंस था, उसके अंदर मल्टीपल क्लॉजेस थे, तब फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज की हैसियत एक क्लॉज के बराबर ही है। लेकिन अगर अकेला ही प्रिंसिपल क्लॉज है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा है एक ही क्लॉज, तो एक क्लॉज जो है उसकी हैसियत किसके बराबर है? सिंपल सेंटेंस के। और मैं बोलूं तो एक सेंटेंस के बराबर है। मैं इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं गाइस, देखिए। जैसे मैंने बोला यहां पर, क्या हम अभी ले रहे थे, बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस, बिसाइड्स बीइंग लेबोरियस, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट। तो गाइज एक बात समझो, ये वाला पार्ट तो आपका क्या था? फ्रेज, है ना। और ये वाला पार्ट क्या था? एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहां पर टोटल क्लॉजेस काउंट करो, टोटल क्लॉज काउंट करो, तो आपको मिलेगा वन प्रिंसिपल। और अगर वन प्रिंसिपल है तो गाइज वन प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हो? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। वन प्रिंसिपल को आप क्या बोलते हो? सिंपल सेंटेंस। यस, आप फिफ्थ वाला सिंपल सेंटेंस था, कोई दो राय नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं गाइज। हमारे पास अगला जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग रटने की कोशिश करेंगे वो लगे रहिए लाइफ टाइम, तब भी नहीं समझ पाएंगे। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं गाइस, समझ वही पाते हैं चीजें। बाकी लोग तो छोटी छोटी चीजों में अटकते रहते हैं कि ये आएगा तो क्या, वो आएगा तो क्या। मैंने रटने के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला, सिर्फ दैट और सो दैट बोला है, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस यार बहुत दूंगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा कंसर्न्ड हूं। आप एक चीज ध्यान रख लेना, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस होती है। आपकी नॉलेज अगर आप आगे नहीं बताएंगे कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? बात समझिए। कभी भी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं भाग जाऊं आपको पढ़ा के। और एक चीज समझो, पिछली बार मुझे लगा कि मैं समझा नहीं पाया, तो टॉपिक मैं दोबारा करा रहा हूं पूरा। इसका मतलब ये है, मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना आपसे, आपके कमेंट ऐसा मत देखो कि मैं देख नहीं रहा, जब तक मेरे को आपसे कमेंट से मैं सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो आप बेफिक्र होके पढ़िए। जिस भी चैप्टर को आप, मेरे को लगेगा यार कम से कम लोगों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा करा दूंगा, नई एक्सरसाइज करा दूंगा। आप चिंता मत करा करो, इतने कंसर्न्ड है यार। किसी को यहां कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं। सौम्या बता दो क्या पूछना है। यू एस्केप पनिशमेंट बाय कन्फेसिंग योर फॉल्ट, ये आपका क्या है? ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक ही सब्जेक्ट वर्ब है। बाय प्लस आईएनजी, आपका कोई अलग से सब्जेक्ट वर्ब काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ध्यान रख लेना, आपका वन तो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट। यानी यहां पर आपको एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट भी मिल सकता है, ठीक है ना, और एक प्रिंसिपल और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था, देखो, आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। अब यहां पर देखो, एक तो ये हो गया प्रिंसिपल,
ठीक है, दैट से जुड़ने पर अगला बन गया सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट मिलाकर इस सेंटेंस का जो नाम बना गाइस वो क्या बना? कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखो मैंने लिखा, आई नो दैट ही वर्क्स whenever he likes। अब देखो यहां पर हुआ क्या, आई नो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट जो है, अब ऐसा नहीं दैट पूरा आगे का, अब दैट जो है यहां पर क्लोज होगा क्योंकि अगला क्लॉज चालू हो जाएगा यहां से ये अगला क्लॉज चालू हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, दैट ही वर्क्स का अपना मीनिंग नहीं, सबऑर्डिनेट है, दैट से सबऑर्डिनेट बनते हैं। वेन एवर ही लाइक्स, इसका भी कोई सेपरेट मीनिंग नहीं, ये भी सबऑर्डिनेट बनते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, वन हुआ प्रिंसिपल और ये मिलाकर दो हो गए सबऑर्डिनेट। तो ऐसे वाले क्लॉज को आप क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो चिंकी, मैंने फ्रेज का तो बताया ही नहीं, अगर फ्रेज प्लस प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल तो एक ही है ना उसमें। गाइस कभी भी सेंटेंस का टाइप निकालते हुए फ्रेजेस के नंबर काउंट मत करना कि 5 फ्रेज है, 6 फ्रेज है, 10 फ्रेज है। फ्रेज को तो कहीं लिख ही नहीं रहा मैंने ये लिखा कि 1 प्रिंसिपल, 1 और मोर सबऑर्डिनेट और 4 फ्रेज। फ्रेज की 0 वैल्यू। अगर आपके सेंटेंस में एक फ्रेज आया है उसको काट दो, उसकी 0 वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक प्रिंसिपल देगा, एक सबऑर्डिनेट भी दे सकता है या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट भी दे सकता है। बस ये डेफिनेशन याद रखना। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस काउंट कर लोगे ढंग से तो आप कभी भी सेंटेंस टाइप को गलत नहीं लगाओगे। चलिए तीसरा मैं लेता हूं। तीसरा हमारे पास है गाइस कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा और कुछ मैं एडिशनल 1-2 चीजें बताऊंगा, उसमें आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड 2 सबऑर्डिनेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। कंपाउंड सेंटेंस में दोस्तों क्या करना है वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर आपको मिलेगा 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस, यानी यहां पर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस नहीं मिलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो कनेक्ट होंगे, कनेक्टेड विद, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, connected with coordinating conjunction and a comma। अब कॉमा थोड़ा कई बार सब्जेक्टिव रहता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, यहां पर मैं लिख देता हूं और सेमी कॉलन, ध्यान रखना। यानी आपके जो 2 या 2 से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज आपको दिखते हैं कहीं पर भी और वो कनेक्ट हो रहे हैं, और जो कि वो होते ही हैं किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, और उनमें बीच में एक कॉमा भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आपका सब कौन सा क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस 2 प्रिंसिपल क्लॉज सेमी कॉलन से भी जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, 2 सबऑर्डिनेट जोड़े जा सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था और वैसे भी बहुत फेमस है, फैन बॉयज। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज जो है, एफ का मतलब 4 होगा, ए का मतलब एंड होगा, एन का मतलब नॉर होगा, बी का मतलब बट होगा, ओ का मतलब और होगा, वाई का मतलब येट होगा और एस का मतलब सो होगा। अगर आपके क्लॉज इनसे जुड़ते हैं, फोर एंड नॉर बट और येट सो, तो ध्यान रखना वो क्लॉजेस कौन से होंगे, प्रिंसिपल होंगे। गाइस कभी भी ध्यान रखना,
येट आने पर प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ेंगे, येट आने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं जुड़ेंगे। अगर सो दैट आया, सो दैट जोड़ता है सबऑर्डिनेट को, लेकिन अगर खाली सो आया तो सो जोड़ता है प्रिंसिपल को। ध्यान रखना। अब इसलिए मैं बता रहा था कि सो और सो दैट में फर्क ध्यान रखना। सो दैट जो है ध्यान रखना, जोड़ता है सबऑर्डिनेट को, और सो जोड़ता है प्रिंसिपल को। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस जहां पर दो प्रिंसिपल या दो से ज्यादा प्रिंसिपल आपस में जुड़ेंगे, बीच में जोड़ने के लिए आपके पास जो कंजंक्शंस होंगी वो होंगी फैन बॉयज। ठीक है। या फिर कभी कभार आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी दिख सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, एज वेल एज से भी जुड़कर क्या होता है, ये क्या बनते हैं, आपके कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए। जैसे मैंने बोला द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी। फिर मैंने बोला माई हस्बैंड इज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग बट इट स्टार्टेड रेनिंग। But it started raining। फिर मैंने एक लिखा I like dogs but I hate bulldogs। एक मैंने लिख दिया the night is dark द नाइट इज डार्क। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेमी कॉलन, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं गाइस, सेमी कॉलन। ठीक है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। अब जब आपको ये देखने हैं कि ये कैसे बन रहे हैं, तो इनको देखिए। द सन इज शाइनिंग का अपना पूरा मीनिंग है, बीच में एंड से जुड़ रहा है जो कि फैन बॉयज का पार्ट होती है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। बीच में एंड से जुड़ रहा है तो ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका मतलब अगला भी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो गाइज एक प्रिंसिपल ये है, एक प्रिंसिपल ये है, तो दो प्रिंसिपल मिलाकर क्या बनेगा, ठीक है, दो प्रिंसिपल बनाकर क्या बनेगा आपका, एक कंपाउंड सेंटेंस। सो दैट जो होता है, सो दैट आपको जोड़ता है सबऑर्डिनेट को, सो दैट जो होता है वो जोड़ता है सबऑर्डिनेट को। अब देखो माई हस्बैंड इज वर्किंग, आपका क्या है ये, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये देखो यहां पर सो है, सो कहता है मैं हूं फैन बॉयज, और सो अगर फैन बॉयज है तो अगला भी क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब देखो यहां पर आया बट भी कहता है मैं हूं फैन बॉयज, है ना, बट भी क्या कहता है, मैं हूं फैन बॉयज। तो इसका मतलब यहां पर ये भी क्या है, ये भी आपका प्रिंसिपल होगा। तो यहां पर तीनों के तीनों प्रिंसिपल क्लॉज है। और गाइस ध्यान रखना, तीन प्रिंसिपल है तो यानी दो या दो से ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। अब देखो आई लाइक डॉग्स प्रिंसिपल है गाइस, बट से जुड़ने पर अगला भी प्रिंसिपल होगा, क्योंकि बट जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी ये डिपेंड नहीं होने देती, ये कहती है सेपरेट चलो। तो ये वाला भी आपका क्या है, प्रिंसिपल है।
तो दो प्रिंसिपल हो गए। और लास्ट में देखो द नाइट इज डार्क, ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल है। और अगर कोई चीज बीच में सेमी कॉलन से जुड़ती है तो अगला भी प्रिंसिपल ही माना जाता है, तो ये भी प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दो सेपरेट प्रिंसिपल आ गए। तो इसका मतलब ये चारों के चारों कौन से सेंटेंस थे गाइस, ये चारों के चारों आपके कौन से सेंटेंस थे, कंपाउंड सेंटेंस थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आज आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस के टाइप पे, ठीक है, लास्ट सेंटेंस के टाइप पे आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, अब मेन डेफिनेशन याद रखना कि सिंपल एक प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्स एक और एक प्रिंसिपल और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट, और कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास लास्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहता है टू और, अगर मैं बोलूं इसको टू और मोर ना लिख के आप इसको ऐसे लिख लो, टू प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट, ज्यादातर आपको ऐसे ही दिखेगा, टू प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, टू प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो है आपका क्या, हाँ इसको मिक्स सेंटेंस भी बोलते हैं यार, सही बोला शीतल आपने, इसको मिक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो टू प्रिंसिपल और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए जैसे मैंने क्या बोला, इफ यू कम हेयर आई विल मीट यू and we will go for a movie। अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इफ यू कम हेयर आई विल मीट यू वी विल गो फॉर अ मूवी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे यार वेंट फॉर शॉपिंग लिख लो, क्या दिक्कत है, अब तुम यहां ग्रामर तो कम से कम मत देखो वो वाली। इफ यू कम हेयर, अब देखो इफ यू कम हेयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ यू कम हेयर का मीनिंग नहीं है, ये क्या है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट आई विल मीट यू का अपना मीनिंग है, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखो दूसरा जुड़ रहा है एंड से, तो एंड से जुड़ने पर अगला क्लॉज भी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो यानी इस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल थे और एक सबऑर्डिनेट था। दो प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट जो है वो बनते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए गाइज, आज का ये चैप्टर मेरी तरफ से अभी होता है खत्म। मुझे एक बार बता दीजिए बातें समझ आ गई हैं आज, तो जरा मैं आपसे फिर लूं। वो देखो शीतल, वो मैं बता दूंगा, इंटेरोगेटिव एक्सक्लामेटरी वो टाइप में बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये आपका जो होता है कंस्ट्रक्शन वाइज सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, वो नेम वाइज माने जाते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम कि आपके कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है सेंटेंसेस की, तो उसको हम करके देखेंगे। चलिए मेन बस डेफिनेशन याद रखिएगा, और फिर मैं अब आपको लेके चलता हूं किस पे, अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे, और हम क्वेश्चंस को लॉजिकली करेंगे गाइस। एक भी क्वेश्चन में बिना लॉजिक के गैस के मत लगा देना बस। अगर आप लॉजिक के साथ लगा देंगे तो मैं गारंटी कह रहा हूं आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। मैं गारंटी कह रहा हूं आपका आंसर सही आएगा अगर आप लॉजिकली लगाएंगे। यार देखो हमें बड़ा पेन होगा अगर आप ऐसे ही तुक्के उक्के लगा के चले जाएंगे, ठीक है। एक पर्सन भी मैं बोलूंगा तुक्का नहीं लगाएगा। आप अपनी डेफिनेशन देख लेना, मैं ज्यादा राइटिंग नहीं कराऊंगा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। इस पूरी स्लाइड में आपको ऊपर वाला पॉइंट लिखना था बस, ठीक है। यार नाउन एडजेक्टिव क्लॉज अगली बार कराऊंगा क्योंकि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है।
अगली बार की क्लास थोड़ी सी टफ होगी, जिसके अंदर आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज सीखेंगे मेरे से, है ना। अगर आपको सबऑर्डिनेट पता लग गया है तो आगे की राह बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए मैं फिर से आपको लेके चलता हूं अब, जो हमारे पास क्या था, आपके सेंटेंस के टाइप थे। चलो आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है दिख रहा है शायद पूरा। आपको दिख रहा है गाइस, साइज दिख रहा है इसका। चलिए बनाइए, आंसर बनाइए एक बार। आकाश, यार इसको पूरा साइज करना, पूरा इसका, ठीक है हो गया पूरा। चलिए गाइस आ जाइए, अब इसको लॉजिकली लगाएंगे हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लॉजिकली लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये लॉजिकली कितने सही है। अब 5-5 क्वेश्चन है। अच्छा हो सकता है आपने पहले भी करे हो, लेकिन इसको एक बार भी रट के मत करिएगा, ठीक है। अपने सेंटेंस के नाम लिखिए और 5 में से 5 जो है, ठीक है। सर मुझे चलिए इसमें अब आप ऐसा करिए, 5 में से 5 बनाकर देखिए, और अगर मैक्सिमम ऑडियंस के 5 में से 5 आ जाते हैं तो आई विल बी दी हैप्पी मैन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी की थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो एक वीडियो को दोबारा देखना। इसको तो कई बार होता है हमें एक बार में कंसेप्ट समझ नहीं आते, तो हमें दोबारा थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं और मैं आपको यह बताता हूं कि कहां पर यह क्या कहानी चल रही है। चलिए देखो, फॉर ऑल हिज रिचेस, गाइज ये तो निकला एक फ्रेज, तो इसका मतलब ही इज नॉट कंटेंडेड क्या हो गया आपका, एक प्रिंसिपल क्लॉज। और अगर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसका नाम क्या रख दोगे, सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस भी गाइस क्या है, एक फ्रेज। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस भी क्या है, फ्रेज। तो ही हैज डन दिस फुलिश थिंग एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, और अगर एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है तो आंसर क्या आया, सिंपल। एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है तो आंसर क्या आया, सिंपल। अब देखो यहां पर दैट आया, तो मैंने आपको बोला था दैट आने का अगला क्लॉज जो है वो क्या बन जाता है गाइस, सबऑर्डिनेट। दैट के साथ अगला क्लॉज क्या बन जाता है, सबऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ही कन्फेस्ड जो है, एक अकेला सबऑर्डिनेट तो आएगा नहीं, इसका मतलब ही कन्फेस्ड जो है वो बन गया प्रिंसिपल, और ये वाला बन गया सबऑर्डिनेट। इसका मतलब यहां पर एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट था, और ये वाला हमारा कौन सा सेंटेंस बन गया, कॉम्प्लेक्स। एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्या बनता है गाइस, कॉम्प्लेक्स। आई मिस दी सरप्राइज एंडिंग। अब आई मिस दी सरप्राइज एंडिंग जो है ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, बिकॉज से जुड़ने पर अगला क्लॉज बन गया सबऑर्डिनेट। तो यहां पर आपके पास एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल है, इसका मतलब गाइज ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एज वी ट्राई टू एंटर दी इन, जैसे ही हमने इन के अंदर घुसने की कोशिश की, तो इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है,
लेकिन वी सब्जेक्ट है, ट्राइड वर्ब है, तो एज वी ट्राइड जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज निकला। ये हमारे पास क्या है, एक सबऑर्डिनेट। अच्छा देखो, दैट से जुड़ने पर ये एक सबऑर्डिनेट हो गया, है ना। इसका मतलब हमारे पास दो सबऑर्डिनेट आ गए। तो गाइज अब जो बचा है वो प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट अकेले तो कभी आते नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो इन कीपर सेड है, ये द इन कीपर सेड, ये आपका प्रिंसिपल है। अब इसका मतलब यहां पर एक प्रिंसिपल था और दो सबऑर्डिनेट थे। और गाइज डेफिनेशन कहती है एक प्रिंसिपल और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट, वो आपका बनेगा क्या, कॉम्प्लेक्स। यार जिसने ये 5वां नंबर लगाया है ना कंपाउंड, अभी मुझे दिखा नहीं, वो चैट के अंदर भाग गया जल्दी से। भाई मैं पकड़ लूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। फिर अगर आप कुछ भी लगा के चले जाएंगे तो जवाब दे ही है। ये कौन है ये बताइए। सष्टमा क्या नाम है यार, मैं नाम नहीं ठीक से। अंजुम, यार ये मुझे बताओ। ज्योति, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या सबऑर्डिनेट नहीं दिखा इसमें। मैंडी, मुझे बताओ क्या 5वें नंबर में आपको सबऑर्डिनेट नहीं दिखा। यार अगर एक सबऑर्डिनेट आ चुका है तो आप कंपाउंड लगाने की गलती कैसे कर दोगे। फिर आप समझ ही नहीं पाते बात को। अगर देखो पहले तो चीज ध्यान रखना, अगर एक सबऑर्डिनेट आ गया तो जिंदगी भर ना तो वो कंपाउंड है और ना ही जिंदगी भर वो सिंपल है। अगर एक आपके पास क्या आ गया, एक सबऑर्डिनेट आ गया, तो वो जिंदगी भर कंपाउंड नहीं है और ना ही जिंदगी भर क्या है, वो आपका क्या है, सिंपल है। तो जितने लोग 5वें नंबर को कंपाउंड लगा रहे थे, मुझे एक बार बस ये बता दो गाइस कि क्या उन्हें ये नहीं दिखा कि ये सबऑर्डिनेट है। क्या उन्हें दैट के साथ नहीं दिखा ये सबऑर्डिनेट है। तो यार कैसे उसको लगा सकते हो आप लोग कंपाउंड। ये कौन थे वो लोग, नाम बताओ जरा उनका दोबारा, जिन्होंने कंपाउंड लगाया इसको। दो दो सबऑर्डिनेट के बाद कंपाउंड लगाने वाले को ना जिंदगी भर रूल क्लियर नहीं होगा। और दिक्कत बस यही तो है कि आप लगा के भाग जाते हो, दिखते हो नहीं सामने, है ना। तो बड़ा पेन होता है कि आपको पकड़ा कैसे जाए। क्लास में तो मैं पकड़ लेता हूं 2 मिनट में कि भाई तुम बता दो, खड़े हो जाओ, या कैसे बता दो कि मन में क्या आया था तुम्हारे। तो गाइज ऐसे मत करिए यार, ठीक है, ऐसे मत करिए, क्योंकि ये पेनफुल होता है। हमें लगता है कि हम समझा नहीं पाए, जबकि वो इतनी फुलिश मिस्टेक होती है आपकी तरफ से। चलिए, जिनके भी 5 में से 5 हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, अगला देखते हैं गाइस। अगला देख लेते हैं जल्दी से, और जल्दी बनाने की कोशिश करिए। चलिए बनाने की कोशिश करिए 6 से लेके। कोई नहीं यार, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने फिर बोला पेपर में एक ही बार चांस मिलेगा आपको। मेरे सामने तो आप बोल सकते हो गलती हो गई, मैं एतराज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर बोला लॉजिकली गलत हो जाओ। देखो साक्षी, मैंने फिर बोला आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताई, फैन बॉयज, अगर वो आता है तो उस हिसाब से पकड़ो, और बाकी अगले देखो। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, इनके भी आंसर बना लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मेरे साथ कर लोगे तो जो गलतियां बची हैं वो है ना, उसका हो जाएगा। चलिए देखो, यहां पर वो बोल रहा है ही मस्ट अपोलोजाइज, ठीक है। ये रहा वर्ब, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, पूरा मीनिंग है प्रिंसिपल। और मेरा फैन बॉयज का पार्ट है, और मेरा फैन बॉयज का पार्ट है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग है, तो अगला भी आपका क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा। तो यहां पर 2 प्रिंसिपल है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। यहां पर 2 प्रिंसिपल है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। चलिए, आई बाय व्हाट आई नीड। अब देखो व्हाट आई नीड तो क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट है ना। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा। तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट है। तो एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट आपको कौन सा सेंटेंस देता है,
कॉम्प्लेक्स। देखो वो कह रहा है अगर तुम दूसरों की मदद करोगे, इफ यू हेल्प अदर्स, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, इफ से आपका सबऑर्डिनेट बनेगा, है ना। गॉड विल हेल्प यू, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। तो एक सबऑर्डिनेट एक प्रिंसिपल, आपका सेंटेंस का जो टाइप बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लेक्स। अब ही फ्लैड अवे टू एस्केप बीइंग किल्ड, मैंने बताया था ये बीइंग किल्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कभी भी आपके क्या नहीं होंगे, क्लॉजेज नहीं होंगे। तो इसको आप क्लॉज मत मान लेना, ये क्लॉजेज नहीं होते, ये इंफिनिटिव फ्रेज है, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एक ही क्लॉज है, ये ध्यान रखना, और ये पूरे का पूरा एक ही है, तो इसको मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल जो है वो बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। एक प्रिंसिपल जो है वो बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। चलिए, द रीजन ऑफ हिज सक्सेस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट नोन टू ऑल, तो ये पूरे का पूरा एक क्लॉज हो गया, ये भी आपका बन गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल है। अब ही इज वेल वर्स्ड इन बुक्स, अब देखो ये अपना एक प्रिंसिपल हो गया। अब बट जो है, बट आपका क्या है गाइस, बट आपको जोड़ रहा है किसको, आपका बेसिकली जोड़ेगा क्या नाम है, आपके प्रिंसिपल को। तो यहां पर ये वाला भी जो है बट वांटिंग इन कॉमन सेंस, तो ये वाला जो है आपका क्या है, एक प्रिंसिपल है, ये भी आपका प्रिंसिपल है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ये ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर कंपाउंड हो गया। चलिए बता दीजिए ये ठीक हो रहे हैं कि नहीं, एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर बातें मेरी समझ आ गई है आज। तो एक बार थम्स अप दे दीजिए गाइस, बस अगर बातें समझ आ गई है, कोई कमी रह गई है तो भी बताइएगा, और उस पर फिर बाद में काम करेंगे। लेकिन मैंने बोला मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, मुझे दिखता है कहां पर कौन सी कमी रह जाती है, तो उस पर लेकिन एक ही क्लास में मैं खत्म कर दूं, ऐसा कई बार गारंटी नहीं हो पाता गाइस, ठीक है। चलिए अगला मैं एक प्रैक्टिस और करा देता हूं, और फिर आपके पास एक शीट आएगी 100 क्वेश्चन की, जब आपको लगे कि आपको करना है पूरे उसमें, यू कैन ट्राई दैट शीट, ठीक है। और मुझे लगता है, आई डोंट बिलीव सो कि ये इतना टफ कॉन्सेप्ट था दैट वी कुड नॉट क्लियर, ठीक है। सो लेट्स डू इट, और एक शीट और कर लेते हैं, ठीक है। और आज फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, और फिर बाकी आप जो है अपने आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा। चलिए ऐसा करिए, सबके सब लोग इसमें जरा मेरे को पूरे नंबर ला दीजिए, ठीक है। सबके सब लोग इसमें मेरे को पूरे नंबर ला दीजिए, 12 से लेके 16 नंबर तक, जिस जिसके सारे करेक्ट हैं मेरे लिए बहुत हो जाएगा गाइस। शीट दो तरीके से होगी, एक होगी टीचर शीट, एक होगी स्टूडेंट शीट, ठीक है। एक टीचर शीट होगी, एक स्टूडेंट शीट होगी। आपको स्टूडेंट शीट देखनी है और फिर टीचर शीट से आंसर मिला लेने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको टीचर शीट देखनी है और स्टूडेंट शीट से आंसर मिलाने हैं, ध्यान रखना। कोई भी ऐसी शीट नहीं होगी जिसका कोई आपके पास क्या ना हो, आंसर ना हो, आंसर के साथ ही मिलेगी। और मैं मैं यहां पर बैठा हूं अभी, ठीक है, मैं अभी यहां बैठा हूं, बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा, कोई बेफ कर रही है 12 नंबर से, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आपको क्लास अच्छी लगी है गाइस। चलिए 12 नंबर से 16 नंबर तक जो है इसको करिए, 12 से 16 तक मेरे सारे दोस्तों के आंसर सही आने चाहिए, ठीक है ना। और मुझे लगता है आप सारे मेरे मित्र ही हैं, ठीक है। स्टूडेंट टीचर वाला गेम मैं खेलता नहीं हूं, आप बराबर के भी होते हैं, कई बार बराबर इन द सेंस कि आपकी मेरी नॉलेज बराबर भी होती है। हम लोग कभी कभार एक सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा होते हैं, आपको तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। टेलीग्राम आईडी मैं लास्ट में लिख दूंगा सुमन, ठीक है, लास्ट में मैं टेलीग्राम आईडी बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग वहां भी कनेक्ट हो जाए, वहां पर मैं बता देता हूं जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब मेरे को 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, आई वॉन्ट ऑल दी आंसर्स करेक्ट. I want all the answers correct. Please make sure you pick up the clauses. After that, you mark the answers. Okay. Before finding out clauses, please do not mark answers. चलिए देखिए गाइज, इसके आंसर बनाते हैं. वो कह रहा है यू डोंट नो द डे ऑफ हिज वर्थ. मेरे को लगता है एक ही क्लॉज है, सीधा मार्क कर दीजिए. एक ही प्रिंसिपल है, इसको सिंपल मार्क कर दीजिए. चलिए, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन. ये भी मुझे लगता है एक ही क्लॉज है, एक ही प्रिंसिपल है, इसको भी सिंपल मार्क कर दीजिए. दे वॉन्टेड टू गो टू इटली. अब दे वॉन्टेड टू गो टू इटली एक प्रिंसिपल क्लॉज है. अब देखो ये जो 4 है, मैंने बताया था 4 का एक मीनिंग होता है क्योंकि. ठीक है, वो इटली जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने वेनिस देखना था. अब 4 जो है वो फैन बॉयज का पार्ट है. 4 जो है फैन बॉयज का पार्ट है, तो इसका मतलब ये वाला क्लॉज भी जो है गाइस प्रिंसिपल होगा. तो यहां पर 2 प्रिंसिपल क्लॉज है, और 2 प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब कंपाउंड सेंटेंस. 2 प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब कंपाउंड सेंटेंस. चलिए, ही डिड नॉट टेक द मनी. ये आपका कौन सा क्लॉज है गाइस? प्रिंसिपल है. अब देखो 4 से जुड़ा तो ये भी प्रिंसिपल होगा, तो ये भी प्रिंसिपल निकला. तो यहां पर 2 प्रिंसिपल निकले, और 2 प्रिंसिपल का मतलब गाइस क्या सेंटेंस है? कंपाउंड. 2 प्रिंसिपल का मतलब कंपाउंड. अब देखो 16 नंबर में बिकॉज से जुड़ने वाला क्लॉज तो आपका क्या होगा? सबऑर्डिनेट. बिकॉज से जुड़ने वाला क्लॉज क्या होगा? सबऑर्डिनेट. अब देखो सम पीपल एक्सपेक्ट मी टू स्पीक परफेक्टली, ये आपका क्या है? एक प्रिंसिपल. अब देखो एंड से जुड़ा, तो एंड से जुड़ने पर अगला क्लॉज भी क्या होगा? प्रिंसिपल. तो यहां पर 2 प्रिंसिपल निकले, एक निकला सबऑर्डिनेट. ऐसे क्लॉज को आप बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ऐसे सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. आज मेरी तरफ से इतना ही था क्लास में. आई होप पिछली बार के फ्लॉज दूर हो गए होंगे, और जो पिछली बार हमारी कमी रही थी उसको हमने पूरा कर लिया होगा. तो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगली बार हम इसका एडवांस वर्जन करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा. अगली बार मैं सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज कराऊंगा. सबऑर्डिनेट क्लॉज के हमारे 3 पार्ट होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. उसको हम देखेंगे कि हम कैसे निकाल पाएंगे. ठीक है गाइस? सो मेरी तरफ से आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, और आपके नंबर अच्छे आए होंगे आज. पिछली बार मेरे को लगा कि अब मैं शायद क्लियर नहीं कर पाया, बट टुडे आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दिस, एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, और सारी चीजें आपको समझ आई होंगी. आपका स्कोर भी बता रहा है. ठीक है ना? मिक्स सेंटेंस यही होता है जिसमें आपके ये 2 प्रिंसिपल, 1 सबऑर्डिनेट होता है. ध्यान रखिएगा. चलिए, वेरी गुड यार. देखिए 15, 16, 17 ये सब 15 मतलब 16 में से 12, 14, 15 नंबर आ रहे हैं. दैट इज वेरी गुड यार. ठीक है, वेरी नाइस ऑफ यू गाइस. अगली बार थोड़ा यू नीड टू टाइटन द सीट बेल्ट, क्योंकि अगली बार जो है सर के ऊपर से कुछ चीजें जा सकती है अगर आपने जरा सा भी मिस कर दिया तो. ठीक, तो मैं थोड़ा सा पूरी तरफ से एक एफर्ट मारूंगा, और जो एक क्लॉजेज हैं जो मेरे को लगता है लोगों के लिए हवा बने हुए हैं, बग बियर बना हुआ है, उसको हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे. कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है? सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. प्लीज स्प्रेड दिस बैच टू अदर पीपल एज वेल, है ना? अब आपको इसमें हमने पैडागॉजी भी इंक्लूड कर दी है, तो जो थोड़ा पार्ट पैडागॉजी का कहीं ना कहीं मिस कर रहा था इस बैच में, you will also be getting this pedagogy batch. So I would request everyone to spread it to your friends and other people so that they can also avail the benefit of it. ठीक है? और अभी स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करेंगे, और मैं इस मंथ तक ही इसमें एडमिशन लूंगा. ठीक है? इस मंथ के बाद मैं शायद इसमें एडमिशन नहीं लूंगा,
उसके रीजन है गाइस, क्योंकि फिर बहुत आगे बैच चला जाता है तो फिर मतलब समझ नहीं आ पाती ये चीजें। और अभी मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूं, मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूं। हम बहुत जल्दी फिर इसका नेक्स्ट लेवल भी लगाएंगे, ठीक है। वो देखिए एक प्रैक्टिस क्लास अब मैं लेके आऊंगा गाइस। जैसे मानिए अब हमारा आज क्लास हो गया, एक क्लास और हो गया, तो हर पांचवी और छठी क्लास के बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास करा करेंगे। हाँ स्पोका मैं करा दूंगा, चिंकी बेफ कर रहा हूं, मैं समझता हूं। अगर आपका स्पोका का डाउट है तो मैं समझता हूं, उसको आप बेफ कर रही है। लेकिन स्पोका आप ये समझिए वो तो एक एडिड एडवांटेज मिल गई। कभी आपने अगर स्पोका सुना ही नहीं, पेपर में देखा ही नहीं, तो यानी वो उतना जरूरी नहीं था, बट पता होना चाहिए जब आप इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। हाँ मैं आपको इतनी आराम से समझाऊंगा एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉज गाइस कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी, और मैं शीट भी इतनी आसान बनाई हुई है ताकि सब लोगों के लिए हो जाए। यार नाम भूल गया, किसी ने नाम बोला था बोलने को, मैं बोल दूंगा, दोबारा बताइए कौन थे वो। बिल्कुल नाम बोल दूंगा, नाम बोलने में मुझे एतराज नहीं है, ठीक है। चलिए आज इतना ही है गाइस मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपक है, ठीक है। और सर मेरी इंग्लिश वीक है कुछ, यार किसी की कुछ वीक नहीं होती, थोड़ा मेंटालिटी इंप्रूव करिए बस, किसी का कोई चीज वीक नहीं होता है ना। जब हम पैदा हुए तो मेरी तो सारी चीजें वीक थी, जिस पर मैंने काम किया वो आगे हो गया। यार आज इसलिए नहीं कराया वो कैब क्योंकि ये पिछली क्लास का ही रिपीटिशन था, है ना, इसलिए मैंने वो कैब नहीं कराया, पिछली क्लास का ही ये रिपीटिशन था, तो मैं इसलिए वो कैब को आज इंक्लूड नहीं करा। यार आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, ये सारी क्लासें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है पीजीटी क्लास पे, यार इंग्लिश पीजीटी तो है मैम, ये ज्योति आप ये समझिए, ये सारी चीजें पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्लॉजेज है अगली बार पढ़ाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके लिए, टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए निकालेंगे अगली बार, आज हम इतना ही रखते हैं, और थैंक यू सो मच। अब और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई हैव रेड योर कमेंट्स, यू आर सच अ नाइस ऑडियंस, ठीक है, बहुत अटेंटिव ऑडियंस मिली है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ऑडियंस मिली है, पूरा ध्यान रखती है। यार लिटरेचर का बैच ये नहीं है, तो अब मैं उसमें नहीं कहूंगा कि लिटरेचर पर आप थोड़ा सा मेरे से एक्सपेक्टेशन रखें, है ना। देखेंगे एक दो क्लासेस अगर मैं लिटरेचर की बाद में ऐड कर पाया तो डेफिनेटली मैं आपको ऐड करके दूंगा। चलिए अच्छा, हाँ एक टेलीग्राम मैं और बता देता हूं गाइस, कई लोग टेलीग्राम पूछ रहे थे। नाम सबका विजिबल है, मनीष आप दिख रहे हैं मुझे, नाम विजिबल है, ठीक। तो एक बार यार जरा मैं आपको ये बता देता हूं, जो हमारा मेरा टेलीग्राम है उस पर भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएंगे। उस टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। ये मेरा टेलीग्राम है गाइस, चलिए, है ना। दिस इज टेलीग्राम चैनल इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, वहां पे भी आप जुड़ना चाहें जुड़ जाएंगे, बट सारी इंफॉर्मेशन आपको बैच में ही मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लिटरेचर का नया सेपरेट बैच, लिटरेचर पे मैं यार बातें करूंगा अभी। मेरे बग बियर का मतलब हवा, बग बियर का मतलब क्या होता है, हवा, तो हवा नहीं बनाना है इंग्लिश का बस, ठीक है। चलिए काम बहुत करेंगे, पैडागॉजी में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्केड्यूल बन रहा है उसका, तो रोहित सर की अवेलेबिलिटी और ये सब चीज देखी जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा उसको थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक। यार अपने हिसाब से आप टीचर बनिए, कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, सारी चीजें सब पे है। व्हाट्सअप नंबर कांट बी शेयर, टेलीग्राम इज ऑलमोस्ट लाइक अ व्हाट्सअप, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी, ठीक है। बहुत से लोग आप में मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका कभी जवाब नहीं देता। जितने भी लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, पूजा आपका मैसेज दिख रहा है, जितने भी लोग मुझे मैसेज भेजते हैं सबका रिप्लाई मैं करता हूं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, किसी को कुछ कहना है बोल सकते हैं। जसप्रीत अगर रिपीट करूंगा टेंस वेंस तो वहीं फंसे रह जाएंगे, अभी और टेंस से बहुत आगे कहानियां चलनी है। यस बहुत टेस्ट टैट के क्वेश्चन आए थे लिटरेचर पे, यार अलग बैच बना लेंगे लिटरेचर को। फिर ऐसा है ना, देखो
ऐसे मिक्स कर देंगे तो यहां पे बहुत ऑडियंस है जिनका लिटरेचर से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच।